हेलो दोस्तों, इको वाला चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत हम लोग प्रशासनिक व्यवस्था देख रहे हैं। प्रशासनिक व्यवस्था के बाद अब हम लोग देखने वाले हैं व्यापार, वाणिज्य और व्यापार। तो अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना तो कर दी थी, लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि व्यापार किन किन देशों से उस समय हुआ करता था और व्यापार किस चीज़ का होता था। ये सब चीज़ों को हम आज जानने वाले हैं कि मौर्य साम्राज्य में किस स्थल से व्यापार होता था और व्यापारी अधिकारी कौन कौन से होते, किन्हें किन नामों से जाना जाता था उस समय। तो आइए आज जान लेते हैं व्यापार और धार्मिक जीवन के बारे में। आज हम लोग देखेंगे व्यापारिक जीवन और सामाजिक जीवन और धार्मिक जीवन के बारे में हम मौर्यकालीन लोगों के बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं पहले व्यापार। तो मौर्य काल में व्यापार कहाँ से होता था और किस किस देश से होता था और उसके अधिकारी कौन कौन से होते थे। तो मौर्य काल में व्यापार जल एवं स्थल दोनों मार्ग से होता था दोस्त। आंतरिक एवं वैदेशिक व्यापार उत्तमा अवस्था में था। मेगास्थनीज एग्रोनोमाई, ये इम्पोर्टेंट है दोस्त, नामक मार्ग निर्माण अधिकारी का उल्लेख किया है, जो मार्गों की देखभाल के साथ साथ 10 स्टेडिया दूरी नापने की इकाई है ये, तो दूरी का एक स्तंभ स्थापित करवाता था। इस समय भारत वाह्य व्यापार रोम, सीरिया और फारस, मिस्र तथा अन्य पश्चिमी देशों के साथ होता था। यह व्यापार पश्चिमी भारत में भृगु कच्छ, ये इम्पोर्टेंट है दोस्त, आप इसको इम्पोर्टेंट लगा सकते हैं। भृगु कच्छ तथा पूर्वी भारत में ताम्रलिप्ति बंदरगाहों से होता था। तो ये दो बंदरगाह जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए दोस्त। तो पूछा जाता है कि मौर्य काल में व्यापार निम्न में से किस बंदरगाह से होता था। तो ये दो आपको बताना पड़ेगा। तो ये दो भृगुकच्छ और ताम्रलिप्ति उस समय महत्वपूर्ण दो बंदरगाह थे जहाँ से विदेशी व्यापार होता था। आंतरिक व्यापार के प्रमुख केंद्र तक्षशिला है दोस्त, काशी है और उज्जैन है, कौशाम्बी है, पाटलिपुत्र है और तोसली आदि है। व्यापारिक जहाज़ों का निर्माण इस काल का प्रमुख उद्योग रहा था। आगे देख लेते हैं मित्र। दूसरा मार्ग पश्चिम में पाटन से पूर्व में कौशाम्बी के समीप उत्तरापथ मार्ग मिलता है। तीसरा मार्ग पश्चिम में प्रतिष्ठान से उत्तर में श्रावस्ती तक जाने का मार्ग था। चौथा मार्ग, यह प्रसिद्ध मार्ग भृगुकच्छ से मथुरा तक जाता था दोस्त। इसके मार्ग में उज्जैनी भी पड़ता था। कौटिल्य ने दक्षिण मार्ग श्रावस्ती से प्रतिष्ठान गोदावरी नदी के को अधिक लाभदायक बताया है, क्योंकि दक्षिण से बहुमूल्य व्यापार की वस्तुएं जैसे मुक्ता, मणि, हीरे, सोना, शंख इत्यादि इन्हीं मार्गों से आते थे। अगला देख लेते हैं दोस्त। आगे आइए देखें मित्र। आगे मौर्य काल में पूर्वी तट पर ताम्रलिप्ति और पश्चिमी तट पर भृगुकच्छ तथा सुबारा अत्यंत महत्वपूर्ण बंदरगाह थे। कौटिल्य ने स्थल मार्गी व्यापार की अपेक्षा नदी मार्गों से व्यापार को अधिक सुरक्षित माना है। मिस्र से भारत आने वाली वस्तुओं का विनिमय अरब सागर के तटवर्ती बंदरगाहों पर होता था। भारत से मिस्र को हाथी दांत, कछुए, सीपियां, मोती, रंग, नील और बहुमूल्य लकड़ियां निर्यात होती थी। पुरातन माल संस्थाध्यक्ष की अनुमति के बिना न तो बेचा जा सकता था और न ही बंधक रखा जा सकता था। देशज वस्तुओं पर 4 तथा आयात वस्तुओं पर 10 बिक्री कर लगाया जाता था भैया। अंतर्देशीय व्यापार गाड़ियों और सारथवाहों के माध्यम से किया जाता था। आगे देख लेते हैं दोस्त। आगे स्ट्रैबो ने लिखा है कि मौर्य काल में जलयान निर्माण का राज्य का एक अधिकार था। भारत के साथ बैक्टीरियाई व्यापार को सुसाध्य बनाने के लिए एंटियोकस प्रथम
ने सेल्यूकस के साथ अपने संयुक्त शासन के समय एटिक मानक के स्थान पर भारतीय मानक के सिक्के प्रसारित किए। एरियन हमें बताता है कि भारतीय व्यापारी मुक्ता बेचने के लिए यूनान के बाजारों में जाते थे। मिस्र एवं भारत के बीच मौर्य काल में होने वाले व्यापार को और अधिक बढ़ाने के लिए टालमी ने लाल सागर पर बर्निस नामक बंदरगाह की स्थापना की है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त आगे। ये सामाजिक जीवन डाल लेते हैं दोस्तों। मौर्यकालीन प्रशासन के अंतर्गत अब हम लोग सामाजिक स्थिति कैसी थी उस समय, मौर्य काल का समाज कितने वर्गों में बटा था और किस तरह के व्यक्ति थे और समाज किस तरह शासन व्यवस्था में अपना सहयोग करता था। तो सामाजिक स्थिति में मौर्यकालीन समाज की संरचना का ज्ञान हमें मुख्यतः कौटिल्य के अर्थशास्त्र तथा मेगस्थनीज के विवरण से प्राप्त होता है। कौटिल्य ने वर्ण आश्रम व्यवस्था को सामाजिक संगठन का आधार माना तथा चारों वर्णों के व्यवसाय निर्धारित किए। शूद्र को शिल्प कला और सेवावृत्ति के अतिरिक्त कृषि पशुपालन एवं वाणिज्य से जीविका चलाने की अनुमति दी। अर्थशास्त्र में शूद्रों को आर्य कहा गया है तथा उन्हें म्लेच्छों से भिन्न माना गया है। मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा गया है दोस्त। उन्होंने 7 वर्गों में बांटा, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्त, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से हर 1-2 सवाल जरूर पूछे जाते हैं। तो मेगस्थनीज समाज को 7 वर्गों में बांटा था। पहले पर है दार्शनिक, दूसरे पर किसान, तीसरा है सैनिक, चौथे नंबर पे अहीर को रखा है, 5वें नंबर कारीगर व शिल्पी है, 6ठे नंबर पर निरीक्षक है और 7वें पर सभासद है। अर्थशास्त्र में स्पष्ट कृषि पशुपालन तथा वाणिज्य वार्ता को शूद्रों का धर्म बताया गया है। शूद्र किसान का भी उल्लेख मिलता है। उन्हें सेना में भर्ती होने तथा संपत्ति रखने का भी अधिकार था। आगे देख लेते हैं मित्र अगला। अर्थशास्त्र में सभी चारों वर्णों के लोगों को सेना में भर्ती होने का उल्लेख है। कौटिल्य ने ईख गन्ने की खेती को अधम वार्ता शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख गौतम ने किया है। मेगस्थनीज के अनुसार अपराध करने वाले ब्राह्मण को यातना नहीं दी जाती थी। ब्राह्मणों को छोड़कर कोई भी न तो अंतरजातीय विवाह और न ही दूसरों का पेशा व्यवसाय भी अपना सकता था। स्त्रियों की स्थिति स्मृति काल की अपेक्षा अधिक सुरक्षित थी। उन्हें पुनर्विवाह व नियोग की अनुमति थी। कौटिल्य ने स्त्रियों के विवाह विच्छेद तलाक की अनुमति दी है। इसके तलाक के लिए उसे कौटिल्य ने मोक्ष शब्द का प्रयोग किया है। समाज में वेश्यावृत्ति प्रथा प्रचलित थी तथा इसे राज्य की संरक्षण प्राप्त तथा स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियां रूपा जीवा कहलाती थी। इसके कार्यों का निरीक्षण मणिका अध्यक्ष करता था। शासकों द्वारा निवेश हुआ था। संभ्रांत घर की स्त्रियां प्रायः घर के अंदर ही रहती थी। कौटिल्य ने ऐसी स्त्रियों को अनिष्कासिनी कहा है। अर्थशास्त्र में सती प्रथा का कोई प्रमाण नहीं मिलता, किंतु यूनानी लेखक ने उत्तर पश्चिम में सैनिकों की स्त्रियों के सती होने का उल्लेख किया है। आगे देख लेते हैं दोस्त अगला। नट गायक नर्तक आदि कलाकार भी लोगों का मनोरंजन करते थे। पुरुष कलाकारों में रंगोपजीवी तथा स्त्री कलाकारों को जीवनी कहा जाता था। इन कलाकारों का गांवों में प्रवेश वर्जित था। प्रवहण भी एक प्रकार के सामूहिक समारोह थे जिसमें भोज्य और पेय पदार्थों की प्रचुरता से उपयोग किया जाता था। दास प्रथा मेगस्थनीज और स्ट्रैबो के अनुसार भारत में दास प्रथा नहीं थी। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था
में दासों का महत्वपूर्ण योगदान था। त्रिपिटक में 4 प्रकार के तथा कौटिल्य ने 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कौटिल्य ने कितने प्रकार के दासों को बताया है और त्रिपिटक में कितने प्रकार के, कौटिल्य ने कितने प्रकार के बताया है और त्रिपिटक में कितने प्रकार के दासों का उल्लेख हुआ है। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल की एक महत्वपूर्ण सामाजिक घटना थी दासों को कृषि कार्यों में बड़े पैमाने पर लगाया जाना। समाज में दासों की स्थिति संतोषजनक थी, इन्हें संपत्ति रखने व बेचने का अधिकार प्राप्त था। महर्षि पाणिनि ने शूद्रों को निर्वासित और अनिर्वासित दोनों श्रेणियों में बांटा है। अगला देख लेते हैं दोस्त, आइए देख लेते हैं दोस्त, मौर्यकालीन धर्म उस समय किस तरह का था, कौन कौन से देवी देवता की उस समय पूजा की जाती थी और मौर्यकालीन लोग मौर्य समाज में किस देवता की बहुलता थी। तो आइए समझ लेते हैं इसको। तो मौर्य काल में वैदिक धर्म प्रचलित था, किंतु कर्मकांड प्रधान वैदिक धर्म अभिजात ब्राह्मण तथा क्षत्रियों तक ही सीमित था। पतंजलि के अनुसार मौर्य काल में देव मूर्तियों को बेचा जाता था। देव मूर्तियों को बनाने वाले शिल्पियों को देवता कारू कहा जाता था। मेगस्थनीज ने मुंड निरकौर सिकंदर के 20 वार्ता का जो वृत्तांत दिया है उससे मौर्यकालीन ब्राह्मण स्त्रियों के जीवनचर्या पर प्रकाश पड़ता है। कुछ ब्राह्मणों को जो वेदों के निष्णात थे, वेदों की शिक्षा देते थे तथा बड़े बड़े यज्ञ करते थे। पाली ग्रंथों में ब्राह्मण निस्साल कहा गया है। ऐसे ब्राह्मणों को राज्य से कर मुक्त भूमिदान में मिलती थी और साथ में ऐसी भूमि ब्राह्मदीय कहा गया है। ठीक है दोस्त, ये रहा आज का वीडियो। बाकी शेष वीडियो के साथ से टॉपिक के साथ कल फिर आपकी सेवा में हाजिर होते हैं। कल मौर्य प्रशासन और मौर्य शासन व्यवस्था और मौर्यकालीन भारत का चैप्टर ये समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे दोस्त, कल के बाद हम लोग देखेंगे गुप्त साम्राज्य, जो कि भारतीय इतिहास में एक अमूल्य छाप रखता है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होने वाला है दोस्त, वो होने वाला है गुप्त शासक और गुप्त साम्राज्य। ठीक दोस्त, ये रहा आज का वीडियो। अगर हमारा प्रयास आपको ठीक लगे दोस्त तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।